everyone. Let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it. Join the Telegram channel. Name is BPI Spoken. And let's start the class. The very first word is convict. कन्विक्ट को आप वर्ब एंड नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं. वर्ब का मतलब किसी को दोषी ठहराया गया है, तो किसी को दोषी ठहराना, या और नाउन हो गया तो इसका मतलब वो कन्विक्ट है, तो इसका मतलब वो अपराधी है, वो दोषी है. ठीक है. सो टू डिसाइड ऑफिशियली इन अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट समवन इज गिल्टी ऑफ अ क्राइम, तो मतलब यही वाली बात हो गई, उसको दोषी ठहराया जाना. तो ये हमारा कन्विक्ट वर्ब की तरह डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है. और आपका कन्विक्ट जब नाउन है तो इसका मतलब द पर्सन हु इज गिल्टी. डन. सिनोनिम देखें तो प्रिजनर है वो, अब वो दोषी है, क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, इनमेट है, लॉ ब्रेकर है. अब यहाँ पे ज्यूरी ने कन्विक्टेड देम ऑफ फ्रॉड, तो ज्यूरी ने उन्हें क्या चीज का दोषी ठहराया है कि उन्होंने फ्रॉड किया है, तो ज्यूरी ने उन्हें फ्रॉड के केस में दोषी ठहराया है. यहाँ पे हमने इसको वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिपुलेट. स्टिपुलेट का मतलब होता है किसी चीज को आप कह रहे हैं कि वो कैसे होनी चाहिए, उसको कैसे करना चाहिए. सो टू से एग्जैक्टली हाउ समथिंग मस्ट बी डन. प्रिस्क्राइब करना मतलब उस चीज के बारे में बताना, स्पेसिफाई करना, डिफाइन, इंश्योर या क्लैरिफाई. तो वर्ब हो गया, मैंने बार बार करना बोला था. जैसे स्टेट लॉज जो हैं ये क्या चीज स्टिपुलेट करते हैं, क्या चीज ये क्लैरिफाई करते हैं, दैट पब्लिक एजुकेशन बी फ्री. तो पब्लिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, ऐसा स्टेट लॉज कहते हैं. तो कन्विक्ट को आप वर्ब एंड नाउन की तरह यूज कर सकते हो, दोषी ठहराना या दोषी. और स्टिपुलेट का मतलब हो जाता है तो किसी बात को कहना, स्पेसिफाई करना, उसको डिफाइन करना, उसको क्लैरिफाई करना. डन. नेक्स्ट क्या है हमारा हीनियस. हीनियस एडजेक्टिव है. हीनियस जैसे क्राइम्स होते हैं, हीनियस क्राइम का मतलब हुआ बहुत बुरा क्राइम. हीनियस मतलब बहुत बुरा, ऐसी कोई चीज जो बहुत बुरी हो, समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली बैड एंड शॉकिंग. तो वो एकदम जघन्य है, बहुत बहुत ज्यादा बुरा है, नफरत करने के लायक है. डेस्पिकेबल, लोथसम, लोथसम का मतलब हेटफुल है वो चीज, एबोरेंट, हीरियस एंड हॉरिबल. तो हीनियस जो है ये एकदम नेगेटिव एडजेक्टिव है, और इसको हम तब यूज करते हैं जब कोई क्राइम हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, ऐसी कोई चीज जो बहुत बुरी है. ठीक है, तो उसको हम हीनियस कहते हैं. डेस्पिकेबल, लोथसम, एबोरेंट, हीरियस या हॉरिबल. तो जो मर्डर हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, जो मर्डर था वो हीनियस था, वो बहुत बुरे तरीके से किया गया था. एमेंड करना, एमेंड करना मतलब सुधार करना, संशोधित करना, उसमें बदलाव करना. सो एमेंड का मतलब टू चेंज समथिंग स्लाइटली इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर. तो एमेंड करना मतलब उसमें कुछ बदलाव करना, उसको चेंज करना. तो अगर हम उसको रिवाइज करते हैं ना, रिवाइज आप देखते हैं ना, रिवाइज लिस्ट आई है तो मतलब उसमें कुछ बदलाव करके आई है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं उन्होंने, उसको मॉडिफाई किया है. ऑल्टर का मतलब चेंज हो गया, चेंज है. एडिट किया है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, इमेंड है या रेक्टिफाई है. सो द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर amended इन लेटर ईयर्स. तो बाद के कुछ सालों में जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स थे, जो कंडीशंस थी, उनमें क्या कर दिया गया था, उनमें बदलाव कर दिया गया था. सो एमेंड का मतलब उसमें सुधार करना, संशोधन करना. अच्छा, स्ट्राइक समथिंग डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अगर हमने स्ट्राइक डाउन कर दिया तो इसका मतलब हमने उस लॉ है, अगर हम लॉ के बात करें तो लॉ को, अगर हमने किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो अब हमने बोला कि वो लॉ जो है वो इलीगल है, यानी अब हमने उसको नल एंड वॉइड कर दिया. अब हमने उसको क्या कर दिया कि हमने उसको कैंसिल कर दिया, अब इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो स्ट्राइक डाउन का मतलब to rule that a law is illegal and should not be obeyed. So the court struck down the law.
तो जो कोर्ट है उसने जो लॉ था जो उसको क्या कर दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब उसको खत्म कर दिया। क्या बोल के, किस आधार पर, ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है, आधार पर, कि वो जो लॉ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बोलकर जो कोर्ट है उन्होंने लॉ को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया उसको। नेक्स्ट है हमारा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है कि उस चीज से संबंधित है, ठीक है। सो रिलेटिंग डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट बीइंग कंसीडर्ड, तो जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं उससे वो चीज संबंधित है। तो वो चीज क्या है, रेलेवेंट है, एप्रोप्रिएट है, टू द पॉइंट है। एक ये शब्द मार्क कर लो, एक तो ओपोजिट होता है, ओपोजिट तो उसके विपरीत हो गया, लेकिन एक अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब होता है उसके रेलेवेंट, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज जर्मेन है, उसके संबंधित है, ठीक है। सो पर्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, उसके रिलेटेड है, उसके संबंधित है। जैसे कि अगर मैं पढ़ा इंग्लिश रही हूं और आप मुझसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछें जो उस टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, तो वो चीज क्या है, दैट थिंग इज नॉट रिलेटेड, दैट इज इररेलेवेंट, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो पर्टिनेंट का क्या मतलब हो गया, अप्रोप्रिएट। व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ एंड यू आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट दैट सेम टॉपिक, दैट इज द पर्टिनेंट, right? If we are talking about, suppose we are talking about noun and you are asking me the question of something that is completely irrelevant, so it does not make any sense. So that is not your relevant, that is not to the point, that is something out of context. So please ask only pertinent questions. So please आप मुझसे related questions ही पूछिए, जो टॉपिक चल रहा है उसके संबंधित क्वेश्चन पूछिए, ऐसा कुछ ना पूछिए जो उसके संबंध में ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम्बेंट। इनकम्बेंट आपका एडजेक्टिव नाउन होता है। एक तो एडजेक्टिव और नाउन ना दोनों में इसका मतलब तो सेम रहता है, एक तो ये भी बात है। इनकम्बेंट गवर्नर, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने इनकम्बेंट प्रेसिडेंट यहाँ पे बोला तो इसका मतलब वो प्रेसिडेंट जो अभी उस पोजीशन पे है, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज करंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, तो ये हो गया हमारा। अब आप इसको नाउन या वो एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। एक और होता है एडजेक्टिव के रूप में इसका मीनिंग, इनकम्बेंट का एक मीनिंग होता है, उसके साथ में हम लोग प्रेपोजिशन ऑन या अपॉन यूज करते हैं। इनकम्बेंट ऑन या इनकम्बेंट अपॉन, इसका मतलब होता है वो चीज आपके लिए नेसेसरी है, आपको वो चीज करनी होगी, आपकी चाहे वो ड्यूटी की तरह या रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, बट आपके लिए वो चीज क्या है, कंपल्सरी है। वो चीज क्या हो गई आपके लिए, मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, एसेंशियल है, और इम्पेरेटिव का मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको वो चीज करनी पड़ेगी। तो इसके साथ में जब हम लोग इनकम्बेंट का मतलब नेसेसरी, आपकी मैंडेटरी का आता है, तो उसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन ऑन या अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी या इट इज नेसेसरी, इट इज एसेंशियल या इट इज इनकम्बेंट ऑन या अपॉन देम टू पे देयर डेट्स, कि ये उनको अपने कर्ज चुकाने होंगे, ये चीज उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो जब इनकम्बेंट का मतलब मैंडेटरी होता है तब तो उसके साथ में प्रपोजिशन ऑन या अपॉन यूज करते हैं। अदरवाइज इनकम्बेंट का मतलब होता है वो इंसान जो उस पोजीशन पर है, ठीक है। सो वो कौन हो गया, ऑक्यूपेंट हो गया, जिसने उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रखी है, होल्डर है या ऑफिस होल्डर। डन यहां तक। नेक्स्ट है हमारा कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब हो जाता है सर्वसहमति, मतलब सर्वसम्मति, सब लोग आपस में उस चीज को लेके अग्री कर रहे हैं। सो एग्रीमेंट अपॉन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोग उस बात को लेके अग्रीड हैं, तो वो हो जाता है कॉन्सेंसस। सिनोनिम हो गया एग्रीमेंट है, शांत, अगर सब लोग एक साथ मान जाएंगे तो हार्मनी होगी, शांति होगी। कॉन्कॉर्ड है, अकॉर्ड है, कॉन्सेंट है, अग्री आप उस बात को कर रहे हो आप। यूनैनिमिटी मतलब सब लोग एक साथ में हैं। सो देयर हैज बीन नो कंसेंसस ऑन दिस टॉपिक, तो इस टॉपिक के ऊपर में लोगों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है, लोग इस बात को अग्री नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉरल टर्पिट्यूड। अच्छा, ये टर्पिट्यूड जो है ये अपने आप में एक शब्द है, इसका मतलब ये नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जनरली इसको मॉरल के साथ यूज करते हैं। और टर्पिट्यूड का मतलब हो जाता है आपका चरित्रहीनता, मतलब बहुत बुरा बिहेवियर, वो बिहेवियर जो मॉरली करेक्ट नहीं हो,
जैसे सेक्सुअली आप बहुत गलत चीजों में इंडल्ज हैं, मॉरली आप एकदम इविल हैं, आपका एकदम ना जो लोअर डाउन का कैरेक्टर हो सकता है ना, वैसे वाले व्यक्ति को हम टर्पिट्यूड कहते हैं। सो बिहेवियर दैट इज इमोरल एंड अनएथिकल। कैसा कैरेक्टर है वो? विकिडनेस है, डेप्राविटी है, एकदम नीच वाली जो कैटेगरी होती है, डीजेनरेसी है या इनइक्विटी। So prisons are filled with criminals who have engaged in act of moral turpitude। तो जो जेल है ना वो वैसे क्रिमिनल से भरी हुई हैं, वो क्रिमिनल्स who have engaged। तो ये have जो है ये क्रिमिनल्स के लिए, who जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्रिमिनल्स प्लूरल हो गया इसीलिए यहाँ पे हमने हैव लगाया है। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है। तो जेल किस चीजों से भरी हुई है? जेल आपके वो क्रिमिनल से भरी हुई है, वो क्रिमिनल जो जिन्होंने कैसे अपराध किए हुए हैं, जो बहुत बुरे अपराध हैं, चरित्रहीन, मतलब एकदम बहुत बहुत जैसे रेप केस वगैरह होते हैं, तो इस तरीके की चीजों से जेल भरी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोबिटी। प्रोबिटी का जो सिनोनिम्स है वो आप जानते ही होंगे, जैसे ईमानदारी होती है हमारी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, तो हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो हो गया। बट ये प्रोबिटी शब्द न्यू है तो इसको मार्क कर लेना। प्रोबिटी का मतलब ईमानदारी हो गया, सत्य निष्ठा हो गया, हमारी ऑनेस्टी है, हमारी मोरालिटी है, प्रिंसिपल है, डिसेंसी है, इक्विटी है। तो जो उसकी ईमानदारी है, उसकी जो निष्ठा है वो बियॉन्ड क्वेश्चन है, उसके ऊपर में सवाल हम नहीं कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। अब हम लोग करेंगे आर्टिकल। शुड कन्विक्टेड पर्सन्स कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कन्विक्टेड का मतलब क्या था? देखो यहाँ पे पर्सन्स नाउन हो गया, तो ये क्या हो गया? कन्विक्टेड हो गया एडजेक्टिव, है ना। तो शुड कन्विक्टेड पर्सन, तो वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, क्या उस पर्सन को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए उसको? तो ये क्वेश्चन है। तो क्या जो इंसान जिसके ऊपर में दोष सिद्ध हो चुका है, कन्विक्ट कौन होते हैं? जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, और एक्यूज्ड कौन होते हैं? जिसके ऊपर अभी आरोप लगा है। तो क्या कन्विक्टेड पर्सन को इलेक्शन लड़ना चाहिए? ये आज की हमारी हेडलाइन है। तो व्हाट डज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेज? ये आज हम लोग एक एक्ट है इसके बारे में जानेंगे। तो व्हाट डज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 स्टिपुलेट? स्टिपुलेट का मतलब कहता है, स्पेसिफाई करता है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल कैंडिडेट्स कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, ये क्या कहता है? किस चीज के संबंध में? इलेक्टोरल कैंडिडेट्स जिनको क्रिमिनल ऑफेंस में जिनका आरोप सिद्ध हो चुका है। तो जो पर्सन जिसका आरोप सिद्ध हो चुका है कि हाँ ये दोषी है, तो उसके संबंध में ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है, ये चीज हम जानेंगे। दूसरा है व्हाट आर द वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच फेवर्स द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो क्या वो अलग अलग बहुत सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो किस चीज को सपोर्ट करते हैं? डीक्रिमिनलाइजेशन। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब उस वहां से क्रिमिनल जो है उसको दूर कर दें, ठीक है। जो आपकी जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको दूर किया जाए, लोगों को पॉलिटिक्स को क्लीन पॉलिटिक्स बनाया जाए। तो ऐसे चीजों के लिए कितने जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड व्हाट इज द केस ऑफ लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड इंडिविजुअल स्टैंडिंग फॉर द ऑफिस। अब जो नई पेटिशन है वो क्या है कि जो लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए, जो इंसान है जिसको आरोपी घोषित हो चुका है उसको इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, उसको कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे 3 सिस्टम है। एक है हमारा जुडिशरी, जो लॉ आपके जो लॉ को जो गलत काम करते हैं उसको देखभाल करना।
जैसे सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह हो गए, जुडिशरी हो गया। एक हमारा एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, जैसे आपकी जो पुलिस फोर्स होती है, जो आर्मी होती है, वो एग्जीक्यूटिव होती है। और तीसरा कौन होता है? आपका लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जो MP MLA होते हैं, ये लोग लॉ को बनाते हैं। दे आर द लॉ मेकर, they are the one who make sure that the law execute, and judiciary is the one who make sure कि अगर आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो फिर उसके लिए हमें क्या क्या प्रावधान है, उसको पनिशमेंट देना है, चीजों को कैसे इम्प्रोवाइज करनी है। अब देखो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर जो लॉ मेकर है वही अगर लॉ को ब्रेक करके बैठे हैं, तो उनको लॉ बनाने का अधिकार हम कैसे दे सकते हैं। बात एकदम वैलिड है कि अगर जो लॉ मेकर हैं, अगर वही लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, तो लॉ ब्रेक करने वाला लॉ मेक करेगा, ये तो थोड़ा सा अपने आप में ही क्या है, ये ओपोजिट है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसीलिए बोला है कि क्या जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इसी से आपका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था 1951 का, जो इसके संबंध में क्या कहता है आज हम वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स को करने के लिए क्या क्या जजमेंट्स पास किए थे हम वो देखेंगे। और जो नया केस आया है हमेशा के लिए लाइफ टाइम बैन करने के लिए, आज हम उन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये आर्टिकल पढ़ने का पीछे का रीजन ये है कि हमें रीडिंग के साथ में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। सो द स्टोरी सो फार, अभी तक क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग पेटिशंस फाइल्ड बाय अश्वनी उपाध्याय एंड अदर्स सीकिंग अ लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रहे हैं वो पेटिशंस जो अश्वनी उपाध्याय हैं, जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, वो और बाकी लोग जिन्होंने पेटिशंस डाली हैं, याचिकाएं डाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए किस व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर ऑलरेडी उसका आरोप सिद्ध हो चुका है इलेक्शन लड़ने से। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्टेस्ट क्या था, वर्ब था, और यहाँ पे वर्ब आया है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, ING फॉर्म आई है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब आती है तो अपने ING फॉर्म में आती है, ये समझ में आया। तो अभी हम स्टोरी क्या है, स्टोरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक नई पिटीशन डाली गई है अश्वनी उपाध्याय और बाकी लोगों के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या चीज को डिमांड किया है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा के लिए ही उनको बैन कर देना चाहिए। ठीक है, अब हम लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं कि लीगल के क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या राइट्स हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं। तो आपका जो सेक्शन 8 था, 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8(3) जो है वो क्या कहता है, ये कहता है, ये प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for not less than 2 years। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें यह है कि प्रोवाइड्स फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति को जो सजा हुई है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट मतलब उसको सजा हुई है फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर, मतलब 2 साल या 2 से ज्यादा साल के लिए अगर उस व्यक्ति को सजा हुई है तो उस पर्सन को इलेक्शन लड़ने से मना करते हैं। लेकिन कितने टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं, उसको सच अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सेक्शन 8(3) है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट का, वो ये कहता है कि जो पर्सन है अगर उसको 2 या 2 से अधिक साल के लिए सजा हो गई है, तो अब जितने साल के लिए सजा है उस पीरियड में तो वो ऑब्वियसली उसको हटा दिया गया। मान लो उसको 4 साल की सजा हुई है तो 4 साल के लिए तो उसको हटा दिया, तब तक तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, 4 साल इलेक्शन नहीं लड़ेगा। उसके बाद जब वो रिलीज होगा 4 साल बाद में, तो जिस डेट से वो रिलीज हुआ है उस डेट से आने वाले 6 साल तक भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ऐसा जो था वो RP एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) में कहा गया था। सेक्शन 8(1) जो है वो आगे क्या कहता है, स्टिपुलेट्स मीन्स क्या स्पेसिफाई करता है, दैट अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर क्रिमिनल लॉज फॉर हीनियस क्राइम्स,
हीनियस मीन्स जघन्य अपराध, जो बहुत बुरे अपराध हैं, अगर उसको ऐसे केसेस में उसको पाया गया है, जैसे रेप केस हो या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का एक्ट हो, जिसमें आप अनटचेबिलिटी को हम प्रैक्टिस करते हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लोग अनटचेबल, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिसको छुआछूत है, अगर ऐसा लोग मानते हैं, उसके अगर उसको क्रिमिनल घोषित किया गया है, या यूएपीए फॉर अनलॉफुल एसोसिएशन है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, अगर ऐसे में उस व्यक्ति को माना जाता है कि वो ऐसे केस में फंसा है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ देयर सेंटेंस, कि कोई फर्क नहीं पड़ता वो अब जैसे ऊपर वाले में क्या था कि 2 साल से ज्यादा आपकी सजा होनी चाहिए, तो फिर आपको वो 6 साल के लिए आपको बंद कर दिया। लेकिन अगर आप हीनियस क्राइम के अंदर में आप आते हो, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप 2 ही दिन के लिए जेल में रहे हो, लेकिन फिर भी आपको 6 साल तक इलेक्शन लड़ने की आजादी नहीं है। तो ये रहा है। तो हमने एक बार अगर देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8(3) कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको 2 या 2 से अधिक साल के लिए सजा हुई है, तो उसको उस पीरियड की, मतलब जब तक वो सजा काट रहा है तब तक, और जिस डेट को वो रिलीज हुआ है उसके आने वाले 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। उसके बाद में आरपी एक्ट 1951 का एक और जो सेक्शन 8(1) है, वो ये कहता है कि अगर व्यक्ति कोई हीनियस क्राइम के अंदर में उसको सजा हुई है, तो सजा भले ही कितने भी टाइम की हुई हो, लेकिन वो आने वाले 6 सालों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये कुछ हमने देखे, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ और पास्ट डिसीजंस देखें, क्या क्या निर्णय लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड नोटेबल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जजमेंट दिए थे किस चीज के सपोर्ट में, कि जो पॉलिटिक्स है उसको क्लीन कर दिया जाए, ठीक है। इन द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म केस 2002 ये मैंडेट करता है, मैंडेट करना मतलब किसी चीज को कंपलसरी बना देता है, कि द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस। सो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो ADR है, इसने मैंडेट कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि जितने भी लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके कोई जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको आपको डिस्क्लोज करना होगा, उसको आपको रिवील करना होगा, ऐसा ADR केस ने मैंडेट किया था। उसके बाद में एक 2013 में केस हुआ था, CEC वर्सेस जन चौकीदार केस। ये क्या करता है, इट अपहेल्ड द क्रिएटिव, अपहेल्ड करना मीन सपोर्ट करता है, जो क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन हुई थी प्रोविजंस ऑफ RP एक्ट 1951 बाय द पटना कोर्ट। अब इसमें क्या था कि वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस एज पर द एक्ट क्या था, कि जो इलेक्शन जो लड़ रहा है वो पर्सन कौन हुआ, इलेक्टर हुआ, क्योंकि उसको इलेक्ट करने वाले हैं, है ना। तो उसमें जो पटना कोर्ट के द्वारा उसमें कुछ और चेंजेस किए गए थे। उसमें से एक क्या था, ये था कि वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस एज पर द एक्ट क्या थी, कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज दैट अ पर्सन शुड बी इलेक्टेड। एंड सेक्शन 62(5) ये क्या कहता है, दैट अ पर्सन इन जेल इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शन, एंड द कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट पर्सन हु आर अंडर ट्रायल prisoners therefore cease to be elected and hence not qualified to contest elections। अच्छा देखो, जो सेक्शन 62 है वो ये कहता है, सेक्शन 62 का 5 वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वो वोट नहीं डाल सकता है, उसका वोट डालने का अधिकार खारिज किया जाता है, उसको वॉइड किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर अभी केस साबित भी नहीं हुआ है, अगर उसका ट्रायल भी चल रहा है, मतलब अगर वो ट्रायल प्रिजनर है, तब भी वो इलेक्टर कैटेगरी में नहीं आएगा, इसीलिए उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इलेक्शन लड़ने से। तो ये एक और आया था, उसमें बोला गया कि अगर जो बंदा जेल में है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो सिमिलर मैनर में तो जो व्यक्ति भले ही अभी उसका केस नहीं हुआ है प्रूफ, लेकिन ट्रायल चल रहा है, तो फिर भी उसको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन जो पार्लियामेंट थी उसने द एक्ट इन 2013 उसने इस एक्ट को सुधारा, इसमें बदलाव किया और क्या कर दिया कि जो ये जजमेंट आई थी इसको ओवरटर्न कर दिया, इसको नल एंड वॉइड कर दिया। नल एंड वॉइड कर देना मतलब उसको कैंसिल कर दिया और क्या बोलिया कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो 2013 का केस एक आया था, उसने बोला कि नहीं, जो जेल में है वो इलेक्शन वो वोट नहीं डाल सकता, तो जिस बंदे के ऊपर में केस चल रहा है वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है, तो ट्रायल प्रिजनर को भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट ने इसी लॉ में एक अमेंडमेंट लेके आए और उन्होंने क्या बोला, इसी जजमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया, ओवरटर्न कर दिया और बोला कि ट्रायल प्रिजनर्स को तो कम से कम इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। एक लिली थॉमस 2013 ये इन्होंने पेटिशंस डाली थी कोर्ट में और उन्होंने क्या किया था, ये जो आपका आरपी एक्ट है यानी आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसका जो सेक्शन 8(4) है उसको उन्होंने खत्म करवाया था। अच्छा, सेक्शन 8(4) क्या कहता है, वो कहता है कि जो सिटिंग लेजिस्लेटर है, अच्छा अभी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट होने की कि आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते, लेकिन जो ऑलरेडी उसमें है मतलब जो एमपी है या जो एमएलए है, अगर उसके ऊपर दोष साबित होता है तो उसका क्या था, उसका ये था सेक्शन 8(4) के अंदर में आरपी एक्ट के अंदर में उसमें ये था कि जो सिटिंग लेजिस्लेटर है मतलब जो एमपी या एमएलए है वो अपना मेंबर एज अ कंटिन्यू रहेगा, भले ही उसको कन्विक्ट कर दिया गया है 3 महीने के लिए। तो उस केस में ये था कि जो एमपी एमएलए हैं, जो सिटिंग एमपी एमएलए हैं, उसको 3 महीने तक वो अपना उसकी पोजीशन को बरकरार रखेंगे और विद इन 3 मंथ में देखो क्या है, to continue as a member even after being convicted if they filed an appeal as unconstitutional and against political justice। तो अगर विद इन 3 मंथ के अंदर में वो अपना एक अपील डाल देते हैं, मान लो जिस कोर्ट जैसे सेशन कोर्ट से अगर उनको दोषी साबित हुआ है तो वो हाई कोर्ट में अपनी अपील डाल देते हैं, तो अगर वो अपील डाल देंगे और फिर उनके बाद में उनको आगे की तारीख मिलती रहेगी, जब तक उनका केस चलता रहेगा वो अपनी पोजीशन पे बरकरार रहेंगे। तो ये था सेक्शन 8(4) ऑफ आरपी एक्ट 1951। इसी के खिलाफ जो लिली थॉमस हैं उन्होंने पेटिशन डाली थी कि ये जो एक्ट है, ये एक्ट तो खुद जो आपका लॉ है, जो मुझे वो प्रीवियस लॉ याद नहीं आ रहा, वो केस याद नहीं आ रहा, आई थिंक 1999 का कुछ था शायद, तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा बाइफरकेट नहीं किया गया है कि इलेक्ट करने के लिए कुछ और जो सिटिंग एमपी एमएलए हैं उनके लिए कुछ और। तो आप तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉ का उल्लंघन कर रहे हो, तो और ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो पुराना आपका लॉ होता है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो ये जो था ये लिली थॉमस जी के द्वारा डाला गया था, जो उसका सेक्शन 8(4) था उसको उन्होंने खत्म करवा दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट के लिए कुछ और, इलेक्टेड के लिए कुछ और आप करना चाहते हैं, इवन ये तो जो राइट ऑफ इक्वालिटी है उसको भी ये वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो जब इसका जजमेंट आया तो जजमेंट क्या हुआ कि जो सिटिंग लेजिस्लेटर हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द सेंटेंसिंग फॉर अ कन्विक्शन। तो जैसे ही उनको सजा सुनाई गई है, जैसे ही उनको कन्विक्ट घोषित किया गया है, उनको कोई 3 महीने का टाइम नहीं है कि वो अपनी अपील पे अपील डालते रहें और अपना पीरियड पूरा कर लें। तो ये जो चीज थी, ये जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसकी पटिशनर कौन थी, लिली थॉमस, तो उन्होंने समझ में आया यहाँ तक, उन्होंने इस सेक्शन 8(4) आरपी एक्ट को ही स्ट्रक डाउन करवा दिया था। अब एक और बात है, ये इंपॉर्टेंट है, पर्टिनेंट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, इस चीज पे ध्यान देना कि जो सेक्शन 11 है आरपी एक्ट 1951 का, ये क्या करता है, ये इलेक्शन कमीशन को ये क्या देता है, provides that the election commission may remove any disqualification or reduce the period of disqualification of a convicted person। तो आपका जो सेक्शन 11 है आरपी एक्ट 1951 का, ये इलेक्शन कमीशन को ये
पावर देता है कि वो रिमूव कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन को, कि नहीं नहीं आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है, या उसके पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन को आप कम कर सकते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर में आरोप सिद्ध हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल किया था सितंबर 2019 में, जब उन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड था, ये प्रेम सिंह तमंग जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड था वो 6 ईयर से रिड्यूस करके डायरेक्ट 13 मंथ कर दिया था। और इस 13 मंथ की वजह से वो क्या हो गए कि उनका वो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड कम हो गया, तो उनको मौका मिल गया बाय इलेक्शन लड़ने का, और फिर वो बाय इलेक्शन भी जीत गए। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है, सेक्शन 11 ऑफ आरपी एक्ट 91 उनको ये अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन को कि वो जो कन्विक्टेड पर्सन है उसका डिस्क्वालिफिकेशन ही रिमूव कर दें या उसका पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कम कर दें। ठीक है, इट वॉज अ क्वेश्चनेबल डिसीजन, डेफिनेटली ये एक क्वेश्चनेबल डिसीजन है ऑफ ईसी का टू हैव रिड्यूस द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कंसीडरिंग इट्स वेरियस रिकमेंडेशंस टू कर्ब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जो डिसीजन था जो इलेक्शन कमीशन का, ये क्वेश्चनेबल है कि वो कैसे वो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को कम कर सकते हैं, वो बंदा जिसके ऊपर जिसको चार्जेस लगाए गए हैं, है ना। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये सब चीजें क्यों की गई हैं, ये सब वेरियस रिकमेंडेशंस क्यों हैं, ताकि स्टॉप कर सकें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। तो पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, वो ना आए, इसी चीज को रोकने के लिए तो ये सारे के सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो ये डिसीजन है ये भी एक क्वेश्चनेबल है। तो करंट पेटिशन क्या है? करंट पेटिशन को देखा जाए, करंट पेटिशन ये है, करंट पेटिशन क्या मांगती है, क्या वो मांग रही है, डिमांड कर रही है, लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, कि इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 2 या 2 से साल, मतलब अभी क्या है 2 या 2 से ज्यादा साल आपकी सजा हुई है तो उतने का नहीं, उसके बाद में 6 साल तक और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, अगर आपको दोषी साबित हो गए, कन्विक्टेड हैं आप, अगर आप ट्रायल पीरियड में हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन करंट वाले क्या बोल रहे हैं कि हमेशा के लिए ही इसको बंद कर दिया जाए। सो जो पेटिशनर हैं उन्होंने क्या आर्ग्यू किया, दैट इफ अ कन्विक्टेड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इवन अ जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब, हाउ कुड दे बिकम लॉ मेकर 6 years आफ्टर सर्विंग देयर सेंटेंस। तो उनका कहना ये है कि ये फॉर लाइक क्या बोला उन्होंने कि एक जो कन्विक्टेड पर्सन है जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, वो एक जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता है, उसको निकाल दिया जाता है या वो एलिजिबल ही नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि जो लॉ ब्रेकर्स हैं, है ना, वो लॉ मेकर बन जाए 6 साल के बाद में अपनी सजा काटने के बाद, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, हाउएवर मतलब अब ये बात बोला, हाउएवर जो है वो इसके कॉन्ट्रास्ट में बोलता है, जबकि, है ना, तो इसके अलग बोलेगा, उसके विपरीत कुछ बोलेगा। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट in an affidavit filed before the court in 2020 had mentioned that MPs and MLA are not bound by any service conditions unlike government servants, and hence the present disqualification period of 6 years after serving the sentence is adequate। तो अब जो न्यू पिटीशन में क्या बोला है कि लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, और उन्होंने बोला है, उन्होंने जो अपना तर्क दिया है कि अगर एक व्यक्ति उसको कन्विक्ट हो जाता है तो वो एक लो ग्रेड गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता, लेकिन 6 साल के बाद में वो कन्विक्टेड व्यक्ति लॉ मेकर कैसे बन सकता है। अब जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना एक एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट के आगे 2020 में, उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि जो एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, दे आर नॉट बाउंड मतलब किसी चीज से बंधे हुए होना, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी सर्विस कंडीशंस, वो किसी भी सर्विस कंडीशन से बंधे हुए नहीं हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स बंधे हुए होते हैं। इसीलिए उनका जो प्रेजेंट डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड है 6 साल का, वो
आफ्टर सर्विंग द सेंटेंस वो क्या है, वो पर्याप्त है, ऐसा उन्होंने बोला है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में एक एफिडेविट दिया है कोर्ट में, उन्होंने बोला है कि जो एमपी और एमएलए हैं वो किसी भी सर्विस कंडीशन से बंधे हुए नहीं हैं, जो आप बल्कि आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। इसीलिए जो प्रेजेंट डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है 6 साल का, उसके बाद में इलेक्शन लड़ने की हमें आजादी होनी चाहिए। Supreme Court has again sought the response of the central government and the EC on current petition. Supreme Court has again sought जो है ये सीख हो गया, मांगा है उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिस्पॉन्स मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और इलेक्शन कमीशन का ये करंट पेटिशन पे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अपनी दूसरी बात बोलो, आप और क्या कहना चाहते हो। ठीक है, आगे देखें, What can be the way forward? अब आगे क्या हो सकता है, देखें। जो रिपोर्ट आई थी आपकी एडीआर की रिपोर्ट कौन सी थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट आई थी वो क्या कहती है कि 251 यानी 46% ऑफ द 543 इलेक्टेड एमपीज जो हैं 2024 में, सो जो 2024 में टोटल जो 543 इलेक्टेड एमपीज थे उसमें से जो 251 यानी कि उस टोटल का 100 का 46% जो है उनके खिलाफ में क्रिमिनल केसेस हैं, और 171 यानी टोटल का जो 31% केसेस हैं उनके खिलाफ कैसे हैं, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें आपका रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग के चार्जेस हैं। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। आगे वो क्या बोलता है, It added the chance of winning for a candidate with a criminal background was 15.4% as again just 4.4% for a candidate with a clean background, है ना। It added, अब और क्या ये चांस ऐड करता है कि जो कैंडिडेट जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसके जीतने के चांस 15.4% हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ जो एकदम क्लीन बैकग्राउंड का है उसके जीतने के चांस कितने हैं, सिर्फ 4.4% हैं। Law Commission in 1999 and 2014 and the EC on various occasions have highlighted the need to curb the criminalization of politics. तो जो लॉ कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने बहुत बार ये कोशिश की है कि जो आपकी पॉलिटिक्स है उसमें क्रिमिनलाइजेशन को स्टॉप कर दिया जाए। They have recommended that even person against whom charges are framed by a competent court for an offence that entails punishment of more than 5 years should not be allowed to contest election. उन्होंने भी ये बात बोली है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर में चार्जेस आपके आर फ्रेम्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, मतलब उसको बता दिया गया है, उसको साबित हो गए हैं, और वो जो ऑफेंस है, जो उसने जो उसका क्राइम है, अगर उस क्राइम में जो उसको पनिशमेंट मिलती है, इंटेल्स मतलब इन्वॉल्व्स, अगर उसमें जो उसको पनिशमेंट जो मिली है अगर वो मोर देन 5 ईयर की है तो उसको इलेक्शन लड़ने से हमेशा के लिए मना कर दिया जाए। ऐसा जो है आपका इलेक्शन कमीशन ने और लॉ कमीशन ने भी बात की है। ठीक है, हाउएवर जबकि there has been no consensus on this recommendation amongst political parties considering the risk of its misuse. However, कोई भी agreement नहीं है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात को लेके आपस में सहमत नहीं है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे होने से इसका मिसयूज हो जाएगा, कि ऐसा होगा कि जो दूसरी पार्टी है वो जो बड़ा नेता है उसके ऊपर उसको किसी ना किसी केस में फंसा देंगे, और इससे क्या होगा कि वो हमेशा के लिए पार्टी से बाहर हो जाएगा, इलेक्शन लड़ने से बाहर हो जाएगा, तो दूसरी पार्टीज को इसका फायदा मिलेगा, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए वो इस बात पे अपनी अग्रीमेंट नहीं दे रहे हैं। एज रिगार्ड्स द करंट पेटिशन, अगर हम करंट पेटिशन के संबंध में देखें, देयर मे बी कन्विक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड फॉर विच परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन वुड बी इनएप्रोप्रिएट एंड डिसप्रोपोर्शनेट। अगर जो करंट पेटिशन है वो कहती है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देना चाहिए, तो अगर हम उसके संबंध में देखें, सो देयर मे बी कन्विक्शन, जिसके ऊपर आरोप लगा है, जिसको सजा हुई है,
जरूरी नहीं है कि वो मॉरल टर्पिट्यूड में ही इन्वॉल्व हो, मतलब वो बहुत हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हो, ठीक है। और अब ये जो उसके लिए ये परमानेंट जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये इनअप्रोप्रिएट है, उचित नहीं है, और ये डिसप्रपोर्शनेट है। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब होता है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बेमेल है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज सही नहीं है। With respect to convictions for heinous crimes and under statutes like Prevention of Corruption Act, there may be a case for lifetime disqualification as it is directly linked with the probity in public life. तो ये जो राइटर हैं ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो वो ये कह रहे हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो उनका कहना है कि जो करंट पेटिशन है, अब जो कन्विक्शन है जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है, हो सकता है कि जो उसका आरोप हो वो बहुत हीनियस ना हो, बहुत सीवियर ना हो, तो अगर उसको परमानेंट ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो ये चीज अप्रोप्रिएट नहीं होगी। और उन्होंने क्या बोला है, लेकिन अगर वो इंसान हीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है या ऐसा जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या जो अभी हमने बात की थी उसके अंदर अगर वो इन्वॉल्व है तो उसका लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक है जो पब्लिक लाइफ की ऑनेस्टी है, जो पब्लिक लाइफ है उससे डायरेक्टली लिंक है, इसीलिए उसको हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। मीनवाइल और इसी के साथ साथ में जो पावर वेस्टेड, मतलब जो दी गई है पावर किसको, इलेक्शन कमीशन को, रिड्यूसिंग और रिमूविंग द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन शुड बी रिव्यूड बाय द कोर्ट फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इसके साथ में जो ऑथर है वो और क्या कहना चाहते हैं कि जो पावर जो इलेक्शन कमीशन को दी गई है कि वो कन्विक्टेड पर्सन के डिस्क्वालिफिकेशन को रिड्यूस कर दें या उसको रिमूव ही कर दें, तो ये पावर को भी जो कोर्ट है उसके द्वारा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, ठीक है। इसको लिखा किसने है, ये रंगराजन आर, एक फॉर्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं, ऑथर हैं आपके पॉलिटी सिंप्लीफाइड के। और ये जो हमने कहा ना ये वाली चीजें, ये उनके जो व्यूज हैं दे आर पर्सनल, ये उनके अपने प्राइवेट व्यूज हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के आर्टिकल कवर करने का मुझे मौका मिलता है, क्योंकि इससे मेरी खुद की इंफॉर्मेशन बहुत इंक्रीज होती है और बहुत कुछ मुझे नया सीखने के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग के लिए भी ऐसा ही आर्टिकल हेल्पफुल रहेगा, जिससे एटलीस्ट हमें कुछ तो इंफॉर्मेशन हमारे पास में आएगी। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी। इफ यू रियली लाइक इट देन प्लीज लाइक द वीडियो, share the channel and subscribe to the channel. Thank you so much. Take care of yourself.